हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है दरिंदगी और प्यार का सफ़र का भाग 3। आपने अभी तक पिछले वीडियो में सुना कि सुहानी ने नंदा को एक लिफाफा दिया था। आखिर क्या था उस लिफाफे में, अब आगे सुनिए। लिफाफा देते हुए नंदा की आंखों में आंसू आ गए और वो वहां से चली गई। नंदा के जाने के बाद सुशील ने वो लिफाफा खोला तो देखा उसमें एक चिट्ठी है। सुशील ने वह चिट्ठी खोली जिसमें लिखा था, भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, आज आपसे ऊंची आवाज़ में बात की मैंने। भैया उन तीनों ने मेरे शरीर के साथ मेरी रूह को भी छलनी कर दिया है। आज उन तीनों के कोर्ट से बरी होने के बाद मैं हार गई। ये तकलीफ़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर रही हूँ। पर मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब मेरे गुनहगारों को सज़ा होगी। और भैया एक वादा करिए कि अब से आप ना तो किसी लड़की के साथ गलत करेंगे और ना ही गलत होने देंगे, क्योंकि जब किसी लड़की या औरत की इज्जत लूटी जाती है तब वो अपना सब कुछ खो देती है। आपने मुझे खोया, वैसा किसी और के साथ ऐसा होने का कारण आप मत बनिएगा। और भैया हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपकी प्यारी बहन सुहानी। सुशील सुहानी के खत को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है। थोड़ी देर बाद वो अपने आंसू पोंछता है और अपना फ़ोन निकालकर नरेश को, जो कि सुशील का सबसे अच्छा दोस्त है, उसको कॉल करता है और कहता है, नरेश तुझसे ज़रूरी काम है, कल घर आ जाना। नरेश ने बोला, क्या हुआ, क्या काम है? सुशील ने कहा, कल घर आ, तुझे सब बताता हूँ। नरेश, ठीक है, मैं कल आ जाऊँगा। अगली दोपहर नरेश सुशील के घर आता है तो सुशील उसे कमरे में ले जाकर नरेश को कोर्ट के फैसले के दिन से लेकर कल तक की सुहानी की सारी बातें बताकर कहता है, तुझे मेरी मदद करनी होगी नरेश। नरेश ने कहा, हाँ यार बोल, क्या करना है? सुशील बोला, हमें सबूत इकट्ठे करने होंगे। सुहानी के सुसाइड नोट के साथ एक दो सबूत हो जाएंगे तो मेरी बहन जीत जाएगी। नरेश ने कहा, पर ये कैसे होगा? सुशील कहने लगा, विशाल तो किसी हालत में मुंह नहीं खोलेगा और इन तीनों के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई इस बारे में जानता है। तो अब बचे रंजीत और प्रदीप। नरेश कहने लगा, हाँ पर क्या वो लोग क्यों कुछ बताएंगे? सुशील बोला, अरे ऐसे तो कुछ नहीं बताएंगे, पर कुछ तो कमजोरी होगी उनकी। तो तेरा काम ये है कि पता लगा कि किसका ईमान कच्चा है। नरेश मुस्कुराकर बोला, समझ गया, डोंट वरी, सब मुझ पर छोड़ दे। आखिर सुहानी मेरी भी बहन थी, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सुशील सोच में थोड़ा उदास होकर बोला, पर ये मैं सिर्फ सुहानी के लिए नहीं, किसी और के लिए भी ये करना चाहता हूँ। और उसने आंखें बंद की। दो आंसू के बूंद उसके गालों पर लुढ़क आए। नरेश वहां से चला गया। करीब 10 दिन बाद नरेश सुशील के घर वापस आया और सुशील से बोला, मैंने तो पता किया है, रंजीत बहुत ही सख्त चमड़ी है, वो किसी भी हाल में मुंह नहीं खोलेगा और वो विशाल का सबसे जिगरी दोस्त भी है। पर प्रदीप की कमजोरी शराब और पैसा है। अगर ये दोनों चीजें उसे मिल जाएं तो वो किसी का भी सगा है। गुड जॉब मेरे भाई, लेकिन उसका मुंह खुलवाना आसान नहीं होगा, क्योंकि इससे वो भी फंस सकता है। नरेश की तरफ देखते हुए, हमें उसका भरोसा हासिल करना होगा। सुशील के इतना बोलते ही नरेश ने कहा, वो कैसे? सुशील ने कहा, ये काम भी तुझे ही करना होगा। सबसे पहले तुझे उसको इस बात का भरोसा दिलाना होगा कि तूने मुझसे दोस्ती सिर्फ मजबूरी में की है। तुझे मेरी दोस्ती से कोई मतलब नहीं है। तूने सिर्फ अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए मुझसे दोस्ती की है। नरेश ने कहा, ओके आगे इसके बाद तू उसकी फाइनेंशियली हेल्प कर दे, फिक्र मत कर, उसके पैसे मैं ही तुझे दूंगा। नरेश को हाथों से इशारा करते हुए अपनी आंखों को आधा बंद करके समझते हुए सुशील ने कहा। नरेश मजाक में गुस्सा करते हुए बोला, चल चल, बड़ा आया पैसे देने वाला, आगे बोल। बीच बीच में तू उसे ड्रिंक भी ऑफर करना, जब पूरी तरह से पक्का हो जाए कि वो तुझ पर पूरी तरह से भरोसा करता है, तब हम अपने प्लान को अंजाम देंगे। नरेश बोला, चल ठीक है, समझ गया मैं, तू फिक्र मत कर, अब हम दोनों भाई मिलकर अपनी बहन की मौत का बदला लेंगे। सुशील के प्लान के हिसाब से नरेश प्रदीप का भरोसा जीतने के लिए उसके पीछे लग गया। प्रदीप एक नंबर का अयाश लड़का था। कई लोगों से उसने पैसे उधार लिए थे अपनी अयाशी पूरी करने के लिए। नरेश ने उन सबके पैसे वापस किए जिन जिन लोगों से प्रदीप ने उधार लिए थे, और बीच बीच में नरेश उसे ड्रिंक भी ऑफर करने लगा। कभी वो प्रदीप के घर जाता तो कभी उसे अपने घर बुलाता। धीरे धीरे प्रदीप को नरेश पर विश्वास होने लगा। फिर एक दिन ऐसा आया जब प्रदीप पूरी तरीके से नरेश पर विश्वास करने लगा।
अब वक्त था प्रदीप का कन्फेशन रिकॉर्ड करने और उसके लिए सुशील और नरेश ने मिलकर नरेश के घर पर कैमरा और ऑडियो रिकॉर्डर सेटअप किया। फिर सुशील वहीं छुप गया और नरेश को प्रदीप को लाने को भेज दिया। कुछ देर बाद नरेश प्रदीप को अपने साथ लाया। इधर उधर की बातें करते हुए उसने प्रदीप को एक लार्ज पैक दिया, जिसे पीने के बाद प्रदीप को नशा होने लगा। मौका देखकर नरेश ने फिर उसे एक लार्ज पैक दे दिया और अब प्रदीप पूरी तरह से नशे में था। सुशील का इशारा पाकर नरेश ने बात शुरू की। नरेश बोला, यार लेकिन सच में विशाल, रंजीत और तुम लोगों ने क्या सबक सिखाया उस साले सुशील को? उसकी बहन के साथ ऐसा करके तो मजा ही आ गया होगा ना? प्रदीप बोला, मजा? अरे बहुत मजा आया। नरेश ने कहा, पर एक बात समझ नहीं आई कि पुलिस को कोई सबूत कैसे नहीं मिला? प्रदीप अपने होशियारी पर मुस्कुराते हुए कहने लगा, कैसे मिलता? विशाल ने इतने अच्छे से सारे सबूत मिटाए थे। नरेश बोला, वो कैसे? विशाल को पता था कि सुहानी के कोचिंग सेंटर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा है, तो उसने अपनी बाइक दूर पार्क की और अपना चेहरा अच्छे से ढककर सुहानी को धोखे से रंजीत के घर लाया। वहां हम लोगों ने एक कमीनी हंसी हंसते हुए प्रदीप और आगे कहने लगा, फिर हम सब ने अल्कोहल से सारे फिंगरप्रिंट यहाँ तक की उसके नाखून भी अच्छे से साफ कर सारे सबूत मिटाए और विकास ने जो कपड़े और जूते पहने थे और जिस कपड़े से चेहरा ढका था उसे भी जला दिया। उसकी राख को रंजीत ने अपने घर के पीछे के गार्डन की मिट्टी में अच्छे से मिला दिया। तो सबूत कैसे मिलेंगे? नरेश ने कहा, वाह कमाल, पर ये तो सब बाहरी सबूत थे जिसे मिटाना आसान था, पर कोई डीएनए सैंपल क्यों नहीं मिला? प्रदीप ने कहा, विशाल को डर था कि शायद अल्कोहल से अंदरूनी सबूत ठीक से ना मिट पाए, इसलिए हमने निरोध का इस्तेमाल किया था। सुशील ने यह सब सुनकर गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली और गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं। उसका मन कर रहा था कि अभी जाके प्रदीप का थोपड़ा बिगाड़ दूं, पर उसने अपने गुस्से पर काबू कर लिया और नरेश भी ये सब सुनकर गुस्से से लाल हो गया, पर खुद पर काबू करते हुए कहता है, भाई मान गए, क्या गजब की प्लानिंग थी तुम लोगों की। प्रदीप बोला, हमारी नहीं, विशाल की। नरेश प्रदीप को उसके घर छोड़कर आते ही रिकॉर्डिंग चेक करने के बाद अगले दिन सुशील वापस सुहानी का केस रीओपन करवाता है। पुलिस ने सुशील की शिकायत पर उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया और रंजीत के घर गार्डन में एक जला हुआ जूते का टुकड़ा मिला और साथ ही वहां की मिट्टी के सैंपल भी ले लिए, जिसकी जांच में पता चला कि मिट्टी में कपड़ों की राख के सैंपल भी मिले हैं। कार्रवाई शुरू हुई। इस बार ठोस सबूत के आधार पर उन तीनों को 7 साल की कड़ी सजा और उसके बाद फांसी की सजा सुनाई गई। सुशील की आंखों में आज खुशी के आंसू आ गए। साथ ही उसके सामने आता है सुहानी का मुस्कुराता हुआ चेहरा, जो उसे थैंक्स कर रही है और कह रही है, भैया आज मैं जीत गई, आज मेरी आत्मा को शांति मिल गई, थैंक यू भैया। और भैया मुझसे वादा करिए कि आज के बाद आप ना तो किसी लड़की या औरत के साथ कभी गलत नहीं करेंगे और ना ही कभी किसी को गलत करने देंगे। वादा करिए भैया। सुशील आंखों में आंसू लिए कहता है, मैं वादा करता हूँ मेरी बहन। 2 साल पहले सुशील अपनी पढ़ाई पूरी कर अपने पापा द्वारा मुंबई में खड़ी की गई सबसे प्रचलित कंपनी राजपूत इंडस्ट्रीज, जो अभी काफी नुकसान झेल रही थी, वहां आया। मुंबई आकर सुशील ने सबसे पहले कंपनी और ऑफिस के कर्मचारियों की निगरानी की और कौन कैसा और क्या काम कर रहा है। उसने देखा कि कुछ ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो कि अपना काम काफी अच्छे से करते हैं और समय पर घर चले जाते हैं। कुछ एम्प्लॉयज अपने काम से तो कुछ अपनी पगार से खुश नहीं हैं और कुछ एम्प्लॉयज ऐसे थे जो दिन भर सिर्फ बैठकर इधर उधर की बातें करेंगे, पर जब ऑफिस बंद करने का टाइम आएगा तब सिर्फ अपने आप को कर्मठ दिखाने के लिए हम काम में बहुत ज्यादा बिजी हैं का नाटक करेंगे। ये सब चीजें सुशील बहुत अच्छे से देख और समझ रहा था। उसने कंपनी की नई गाइडलाइंस निकाली, जिसमें लिखा गया था कि ऑफिस में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ही काम होगा। इसके बाद कोई भी जब तक मेरी तरफ से कोई ऑर्डर ना आए तब तक कोई ओवरटाइम नहीं करेगा। ऑफिस से एग्जिट होने से पहले जिसने जो भी वर्क किया है उसकी लिस्ट की कॉपी अपने एचओडी को देगा और एचओडी अपने मैनेजर के पास और मैनेजर मेरे पास सबमिट करके जाएंगे। जिन लोगों को अपना काम पसंद नहीं आता उनको मोटिवेट किया, जिनको सैलरी से परेशानी थी उनकी सैलरी उनके काम के हिसाब से बदलाव की गई और जो अपना काम सही तरीके से कर रहे थे उनका प्रोत्साहन के साथ साथ तनख्वाह में भी इजाफा किया गया।
सबसे महत्वपूर्ण बदलाव, ऑफिस का वातावरण एम्प्लॉयज़ के हिसाब से अनुकूल बनाया गया। सुशील का भी बर्ताव भी अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति दोस्ताना था। 1 साल के अंदर ही कंपनी ने अपना पुराना मुकाम फिर से पा लिया। सारे एम्प्लॉयज़ अपने नए बॉस से बहुत खुश थे। सुशील भी अपनी कंपनी और एम्प्लॉयज़ के लिए जी जान से मेहनत करता था। 7 महीने पहले ऑफिस में एचआर की पोस्ट निकाली गई। कई लोग इंटरव्यू के लिए आए थे। सुशील अपने कैबिन में बैठा अपने काम में व्यस्त था। तभी उसकी नज़र अचानक विंडो की तरफ गई और वहीं ठहर गई। सुशील के केबिन के बाहर ही रिसेप्शन हॉल था। अंदर से सुशील को सब कुछ दिखता, पर बाहर से अंदर कुछ भी नजर नहीं आता। विंडो के बाहर हॉल में जिस पर सुशील की नजर ठहरी वो कोई और नहीं बल्कि राधिका थी। एक कोने पर रखे बेंच पर सबसे दूर, शांत पर आत्मविश्वास से भरपूर राधिका बैठी थी। सुशील उसे देखता ही रह गया। केबिन में मिस्टर खुराना और मिस्टर खन्ना आए और सुशील से कहा, गुड मॉर्निंग सर, इंटरव्यू की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। आपका है तो हम इंटरव्यू शुरू करें। सुशील उनकी बातों का जवाब दिए बिना ही बहुत उत्साहित होते कहता है, खुराना सर, वो जो लड़की देख रहे हैं, आज नौकरी उसे ही मिलेगी। मिस्टर खुराना को लगा कि राधिका सुशील की सिफारिश पर यहाँ जॉब के इंटरव्यू के लिए आई है और सुशील की बात सुनकर गुस्सा हो गए, पर खुद को काबू करते हुए कहते हैं, पर सर, यहाँ पर आज तक किसी की भी सिफारिश से नौकरी नहीं लगी है। सब अपने काबिलियत पर आए हैं। सुशील ने हंसते हुए कहा, अरे सर, तो मैं कब कह रहा हूँ कि वो किसी की सिफारिश लेकर आई है। उसे तो आप खुद नौकरी पर रखेंगे। मिस्टर खुराना को अब भी सुशील की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो अपने गुस्से पर काबू रखकर सुशील से इंटरव्यू शुरू करने की इजाज़त लेकर वहाँ से निकल गए। अपने केबिन पर आकर टाई को थोड़ा हिलाते हुए गुस्से में टेबल पर फाइल पटक कर कहते हैं, मिस्टर खुराना, आज तक राजपूत सर ने किसी की सिफारिश नहीं की, जबकि उनका इतना रौब है फिर भी। और ये सुशील सर अभी से ही सिफारिशें लेकर आने लगे। मिस्टर खन्ना बोले, अरे जाने दीजिए ना सर, आपको क्या करना है, उनकी कंपनी वो जाने, हम क्यों माथा पच्ची कर रहे हैं। मिस्टर खुराना कहने लगे, नहीं खन्ना, हमारा तजुर्बा भी कोई मायने रखता है या नहीं। अरे सर, गरम मत होइए, अभी कितने नमूने को झेलना है इंटरव्यू में। अभी से गुस्सा करेंगे तो हो चुका आज का इंटरव्यू। मिस्टर खन्ना ने पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहा, ये लीजिए सर, पानी पी लीजिए और चलिए इंटरव्यू लेने। अपने आप को नॉर्मल कर कर दोनों इंटरव्यू लेने एक रूम में चले गए। वो सुशील के केबिन के बगल में था और वहाँ की सारी बातें सुशील सुन सकता था और क्या हो रहा है वो देख भी सकता था। लेकिन उस रूम से सुशील के केबिन का न कुछ दिखाई देता और न ही कुछ सुनाई देता है। इंटरव्यू शुरू हुआ और एक एक करके कैंडिडेट्स आते गए और इंटरव्यू होते गए। उनके सबके इंटरव्यू ऐसे हुए कि सुशील की आंखों में हंस हंस कर आंसू निकल आए और इंटरव्यू रूम में मिस्टर खुराना और मिस्टर खन्ना गुस्से से उनके चेहरे पर आए पसीनों को पोंछते हुए। और अब बारी आती है राधिका की। उसका नाम पुकारा गया तो सुशील बिल्कुल शांत और गंभीर हो गया और उसे देखकर मिस्टर खुराना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। मिस्टर खुराना उससे जानबूझकर कठिन सवाल करने लगे, पर राधिका हर सवाल का बेजोड़ जवाब देकर मिस्टर खुराना और मिस्टर खन्ना का मन जीत लिया। इंटरव्यू के बाद राधिका को रूम में बुलाकर उसे कॉल लेटर देकर अगले महीने से ज्वाइन करने को कहा गया। ये देखकर सुशील के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान तैर गई। थोड़ी देर बाद मिस्टर खुराना और मिस्टर खन्ना सुशील के केबिन में आए और एस्टर से पूछने लगे, सर, उस लड़की को तो सिफारिश की ज़रूरत ही नहीं थी, फिर आपने क्यों की उसकी सिफारिश लगाई। सुशील ने कहा, उसे तो मैं आज खुद इतने सालों के बाद पहली बार देख रहा हूँ, तो मैं उसकी सिफारिश कैसे लगा सकता हूँ। तो सर, आपको कैसे पता था कि नौकरी उसे ही मिलेगी। सुशील ने गंभीर और उदास होते कहा, क्योंकि मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। बात बदलते हुए, अच्छा, आप लोग भी घर निकलिए, बहुत थकान भरा दिन रहा आज। आप लोग का ऑफिस बंद करने का टाइम हो रहा है। मैं भी थोड़ी देर में निकलता हूँ। अगले महीने से राधिका ऑफिस आने लगी। राधिका की डेस्क सुशील के केबिन के बिल्कुल सामने थी। राधिका मन लगाकर काम करती और अपने काम से मतलब रखती। टाइम से ऑफिस आना और टाइम से चले जाना, किसी भी फालतू बात पर गॉसिप में शामिल ना होना और उसके सीमित दोस्त। आज भी राधिका वैसी ही थी। सुशील उसे हमेशा देखता और सोच सोच कर उसे आत्मग्लानि होती कि आखिर क्यों मैंने उसके साथ ऐसा किया। उसकी तो कोई भी गलती नहीं थी।
धीरे धीरे सुशील राधिका की तरफ खींचने लगा। इससे पहले उसे यह एहसास कभी ना हुआ था। राधिका को देखे बिना उसका दिन पूरा ना होता। रात को सुशील के ख्वाब ख्यालों में राधिका के अलावा कोई ना होता। राधिका की मौजूदगी से ही सुशील का तन मन उत्साहित हो जाता। इन सब बातों से बेखबर राधिका अपने काम में मग्न रहती। उसे तो ये भी नहीं पता कि वो सुशील की कंपनी में काम करती है। वैसे तो राधिका ज़्यादा कभी लेट होती नहीं, पर जब भी वो ऑफिस आने में लेट होती तो सुशील घबरा जाता। आज भी वही हुआ। सुबह से बारिश हो रही है। सुशील का मन घबरा रहा था। आज एक मीटिंग के लिए सुशील को बाहर जाना है, पर राधिका को देखे बिना वो जाना नहीं चाह रहा था। थोड़ी देर बाद राधिका ऑफिस आ गई और उसे देख सुशील बहुत खुश हुआ और मन भर निहार कर मिस्टर खुराना को एक पेपर देकर कहता है, खुराना सर, ये काम आज ही कंप्लीट होना चाहिए। कल फाइल सबमिट करनी है। मिस्टर खुराना बोले, ओके सर, हो जाएगा। फिर सुशील वहां से चला गया, पर उसे पता नहीं था कि वो काम राधिका ही पूरा करने वाली है। सुशील मीटिंग में काफी लेट हो गया और मीटिंग करीब 8 बजे तक खत्म हुई। मीटिंग खत्म होते ही सुशील मिस्टर खुराना को कॉल करके फाइल के बारे में पूछता है, तो उसे पता चला कि वो काम राधिका कर रही है और अभी तक पूरा नहीं हुआ। ये बात सुनकर सुशील घबरा गया और गुस्से में मिस्टर खुराना को डांट लगाते हुए कहा। कॉल रखकर घड़ी देखने लगा। ये क्या 8:20 हो रहा है और अभी यहाँ से ऑफिस पहुँचने में 1 घंटा लगेगा। वो जल्दी से गाड़ी निकलवाता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस पहुँचने ही वाला होता है कि राधिका रास्ते में भागती हुई नजर आई और उसके पीछे 3-4 लोग उसका पीछा कर रहे थे। सुशील की गाड़ी के उतरते ही राधिका उससे टकराकर बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। अब वर्तमान समय सुशील ख्यालों से बाहर आता है। नीतू की आवाज पर, सर मिस्टर खुराना आए हैं। सुशील ने कहा, उन्हें अंदर भेजो। नीतू मिस्टर खुराना को सुशील के रूम में जाने को कहती है। मिस्टर खुराना सुशील के रूम में आते ही कहने लगे, सर ये फाइल कल राधिका इसे पूरा करके मुझे देकर गई थी। आप एक बार इसे देखकर साइन कर देते तो मैं इसे फॉरवर्ड कर देता। सुशील फाइल देखकर साइन करते हुए मिस्टर खुराना से कहता है, सुनिए सर, राधिका को 2 दिन की अनपेड लीव दे दीजिए और उसका कल का OT भी इस मंथ की सैलरी में ऐड कर दीजिए। कल उसने हमारा बहुत जरूरी काम पूरा किया है। मिस्टर खुराना ने कहा, ओके सर। मिस्टर खुराना वहां से चले गए। दिन बीतने लगे और देखते ही देखते 1 साल गुजर गया। इसी बीच राधिका का प्रमोशन भी हो गया और कंपनी की तरफ से उसे एक फ्लैट और साथ में मेड भी मिल गई। राधिका अब आश्रम छोड़कर फ्लैट में रहने लगी, पर हर हफ्ते वो आश्रम सबसे मिलने जरूर जाती। राधिका अपने बॉस के व्यवहार से बहुत प्रभावित हो रही थी। उनका मिलनसार व्यवहार, सबकी मदद करना, जो गलती करे उसको समझाना और अपने काम को सही से करने वालों को प्रोत्साहित करना, शायद उसके मन में अपने बॉस के लिए कुछ एहसास जागने लगे थे। ऐसे एहसास उसे पहले कभी किसी के लिए नहीं हुए थे और उनके व्यवहार से ही बिन उन्हें देखे बिन जाने वो अपने बॉस से मीरा की तरह प्रेम करने लगी थी और बॉस राधिका के लिए कृष्ण बन चुके थे। सुशील भी अब बेसब्र सा होने लगा था। वो राधिका से अपने मन की बात कहना चाहता था, दिल खोलकर रखना चाहता था उसके सामने, पर डरता था कि वो कैसे और क्या कहे। राधिका इस 1 साल में ना तो कभी अपने बॉस को देख पाई और न ही कभी जान पाई कि वो कौन है। ऐसा नहीं था कि राधिका उनसे मिलना नहीं चाहती थी, बल्कि वो तो खुद देखना चाहती थी इतना अच्छा व्यक्तित्व और इतना सुंदर मन रखने वाला शख्स कैसा दिखता है। इतने सुंदर मन का स्वामी जो सबका इतना मान और सम्मान करता है, वो अपनी प्रेमिका या पत्नी की कितनी इज्जत और प्यार करेगा। उसे अपने बॉस के रूप से कोई मतलब नहीं था। वो तो बस उनके व्यक्तित्व से प्यार करती थी, इस बात से अनजान कि उसका बॉस कोई और नहीं बल्कि सुशील ही है। वो अपने मन की बात अपने बॉस से कहना तो चाहती थी, पर उन दोनों के बीच जो स्टेटस का फर्क था वो उसे अपनी बात कहने से रोक रहा था। सुशील राधिका का सामना करने से डर रहा था। तब उसने एक बार फिर नरेश से मदद ली। उसने नरेश को कॉल किया। नरेश ने कहा, 3 साल में अब फुर्सत मिल रही है तुझे मुझसे बात करने की, तू तो भूल ही गया है मुझे। सुशील बोला, तुझे मैं कभी नहीं भूल सकता मेरे यार, पर आज मुझे फिर से तेरी जरूरत है मेरे भाई। अरे तेरे लिए तो मेरी जान हाजिर है मेरे यार, बता क्या बात है। नरेश के इतना कहते ही सुशील ने कहा, जान नहीं चाहिए तेरी, हेल्प चाहिए। अरे तू बोल तो सही। सुशील थोड़ा शर्माते बोला, बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है यार। आई थिंक आई एम फीलिंग इन लव, बट उससे कहने से डरता हूँ।
नरेश ने शरारत करते हुए कहा। ओहो, क्या बात है? पर एक बात बता, ये सीरियस है या एक दिन वाला ही? सुशील नाराज होते हुए, कैसे बात कर रहा है यार तू? थोड़ा गंभीर होते सुशील बोला। सुहानी के साथ हुए हादसे के बाद मैं अच्छे से समझ और जान चुका हूँ कि लड़कियां असल में क्या होती हैं। कब से चल रहा है ये? नरेश ने कहा। सुशील कहने लगा, शायद 1 साल से। शायद मतलब तुझे पता नहीं है क्या? मुझे कैसे पता होता? पहले कुछ समझ नहीं आया और जब तक समझ आया तब तक 1 साल गुजर चुका था। नरेश ने कहा, क्या वो भी तुझे चाहती है? पता नहीं, पर मैं तो उसे चाहता हूँ और उसे ही बताना भी चाहता हूँ, पर हिम्मत ही नहीं हो रही है। कहीं उसने इनकार कर दिया तो? अरे जब तू उसे बताएगा नहीं तब तक उसे कैसे पता चलेगा कि तू उसे चाहता है? उसके मन में क्या है ये जानने के लिए तुझे बताना तो पड़ेगा ही ना। सुशील की खिंचाई करते हुए नरेश ने कहा, और अगर उसके दिल में कुछ नहीं है तो वो तुझे मना कर देगी या ज़्यादा से ज़्यादा तुझे एक थप्पड़ जड़ देगी। उतना तो तू सह ही सकता है ना? सुशील ने गुस्से में, साले तुझे गोली मार दूंगा मैं। एक तो मैं तुझसे हेल्प मांग रहा हूँ और तू मेरी ही खिंचाई कर रहा है। अरे चिल ब्रो, सीरियसली सुन मेरी बात। तू उसे जाके बता अपने मन की बात, तभी वो तुझे समझेगी। क्या पता उसके मन में भी तेरे लिए कुछ हो और तेरे इस डर के कारण तू उसे खो बैठे। जा मेरे से, जा कह दे उसे अपने मन की बात। वैसे क्या नाम है उसका? सुशील, राधिका। नरेश चौंक कर कहा, राधिका? अब ये कौन सी राधिका है? सुशील बोला, ये वही राधिका है। तुझे पता भी तो है क्या कर रहा है? सुशील कहने लगा, हाँ मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। सच मान यार, मैं बिल्कुल बदल चुका हूँ और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। रिलैक्स, तुझे मेरे सामने कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ अपने यार को। ये कहते हुए नरेश सुशील को गले से लगा लेता है। ओ गॉड, कम से कम तू तो मुझे समझ रहा है, वरना मैं तो खुद को ही नहीं समझ पा रहा था। अरे यार, कैसी बात करता है तू? भला तुझे ना समझ पाऊँ, ऐसा पॉसिबल है क्या? पर मेरी बात सुन, यहाँ पर बात राधिका की है तो थोड़े डाउट में हूँ कि वो तुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं। पर फिर भी मैं तुझसे यही कहूँगा कि तू उसे जाकर अपने दिल का हाल बता, क्योंकि जब तक तू उसे नहीं कहेगा तब तक तुझे कैसे पता चलेगा कि वो क्या चाहती है। मैं हमेशा तेरे फैसले के साथ हूँ। जा कह दे उसे अपने दिल की बात। नरेश ने यह कहा ही था कि सुशील बोला, थैंक्स यार, और वो कॉल काट देते हैं। वहाँ नरेश सोचता है कि कह तो दिया है कि अपने मन की बात बोल दे, पर क्या पता राधिका उसकी बात सुने ही ना, कहीं मेरे यार का दिल ना टूट जाए। यहाँ सुशील नरेश की सलाह से थोड़ी राहत महसूस करने लगा और दिल में सोचने लगा कि नरेश ने सही ही कहा था। जब तक मैं उसे बताऊंगा नहीं तब तक मैं उसके मन की बात कैसे जान पाऊंगा। कल संडे है, कल तो वो घर पर ही होगी। मैं कल ही उसे सब कह दूंगा। हाँ, कहकर ही रहूंगा। सुशील अच्छे से तैयार होकर राधिका के फ्लैट पर पहुंचता है। दोपहर का समय था। डोरबेल बजती है। राधिका की मैड काम करके जा चुकी थी तो राधिका ही दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही वो डर के मारे थरथराने लगती है। उसे उसके जीवन की वो काली शाम याद आ जाती है। 7 साल बाद अपने अतीत का सामना करके उसकी हालत एक डरे हुए मेमने के समान हो गई। वो झट से दरवाजा बंद करने की कोशिश करती ही है कि सुशील अपना एक हाथ दरवाजे पर रख उसे वापस खोल दिया और धीरे से अंदर आ गया। ये सब देखकर राधिका इतना घबरा गई कि उसके माथे पर पसीने की नन्ही बूंदें आ गईं और डर के मारे आंखों से पानी आने लगा। वो लगभग खुद को समेटे हुए एक कोने में खड़ी हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी हालत देखकर सुशील उसके मन की बात समझ जाता है और उसे अपने हाथ पीछे की तरफ बांधकर नजरें झुका ली और एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। दोनों कमरे के अलग अलग कोने में खड़े थे। सुशील धीरे से नजरें उठाकर राधिका को देखने लगा, जो डर और गुस्से से उसे ही देखे जा रही थी।